में हमारी चर्चा आंतरिक अफवाह तंत्र को लेकर चल रही है। आंतरिक अफवाह तंत्र के अंदर अभी तक हमने सबसे पहले कांतली नदी के बारे में चर्चा की, फिर हमने काकनी नदी के बारे में चर्चा की, फिर हमारी चर्चा गग्गर नदी को लेकर हुई और फिर साबी नदी को लेकर हुई थी। अब आप हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अगली जो नदी हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आपकी रूपारेल नदी। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले इस नदी का अन्य नाम क्या क्या है। देखिए, रूपारेल नदी को आप कहते हैं रूपनारायण। रूपनारायण। इसे आप कहते हैं लशवारी नदी। इसे आप कहते हैं वराह नदी। रूपनारायण नदी, लशवारी नदी और याद रखिएगा क्या बोलते हैं आप इसे? वराह नदी। ठीक है, ये तो इस नदी के क्या है? अन्य नाम। लोकेशन की यदि हम बात करें तो देखिए, लोकेशन में तो आपको ये कुछ इस प्रकार से नजर आती है। ये यहां से निकलेगी और ये ऐसे होते हुए यहां पर जाकर क्या होगी? समाप्त। यानी कि ये अलवर जिले से निकलेगी, उसके बाद में ये डीग जाएगी और उसके बाद में ये भरतपुर में जाकर क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। अलवर से निकली, डीग चली और भरतपुर के अंदर जाकर क्या हो जाएगी? ये समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इस नदी की क्या है? आपके सामने लोकेशन है। आप कहेंगे सर अन्य नाम हो गया, लोकेशन हो गई, इसका उद्गम स्थल। तो देखिए, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपके उदयनाथ की पहाड़ियां। और उदयनाथ की पहाड़ियां जो है वो आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा, अलवर में। उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो आपके कहां पर है? याद रखिएगा, अलवर के अंदर। अलवर से उद्गम होती है और उसके बाद में फिर प्रवाह क्षेत्र, और प्रवाह क्षेत्र में फिर आप पढ़ेंगे अलवर। अलवर के बाद में ये चलेगी डीग और डीग के बाद में ये चलेगी भरतपुर। यानी कि हम यदि चर्चा करें कि ये जो नदी है ये कहां पर जाकर लुप्त होगी, तो लुप्त होती है ये भरतपुर में। लुप्त कहां होती है? याद रखिएगा, भरतपुर में जाके ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो प्रमुख रूप से रूपारेल नदी आपके सामने इसी प्रकार से है। इसका अन्य नाम, इसका उद्गम स्थल, उसका प्रवाह क्षेत्र और उसके बाद में फिर ये लुप्त। अब इसके अलावा यह है कि ये जो रूपारेल नदी है, इस रूपारेल नदी से संबंधित और क्या क्या बातें, जैसे देखो, एक तो आप लिखिएगा कि इस नदी पर निर्मित बांध कौन सा है। ये एक बांध है, निर्मित बांध। और निर्मित बांध जो है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, सिकरी बांध। और ये सिकरी बांध जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा, डीग। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, निर्मित बांध कौन सा है? सिकरी बांध। और कहां पर है ये? डीग। ठीक है, निर्मित बांध डेस करके लिखिएगा, डीग। फिर है कि आपके इसी नदी के किनारे, किनारे लिखिएगा और लिखिएगा एक सभ्यता है जिसका नाम है नोहो सभ्यता। और नोहे सभ्यता जो है वो आपके कहां पर है? याद रखिएगा, भरतपुर में। नोहे सभ्यता कहां पर है? भरतपुर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखिएगा निर्मित झील। इस नदी से निर्मित एक झील है और इस झील का नाम क्या है? याद रखिएगा, मोती झील। मोती झील, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं आप। भरतपुर की लाइफ लाइन उतारी। तो निर्मित झील याद रखिएगा, निर्मित बांध और इसके किनारे उतार लीजिएगा रूपारेल नदी। देख ली, तो ये है आपके कौन सी? रूपारेल नदी। चलिए, सुमित कुशवाहा, अब देखिए इसके बारे में तो आप कॉल करेंगे तभी पता लगेगा ना।
मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लिख लिया आपने, कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नदी, इसका अन्य नाम, प्रवाह क्षेत्र, और फिर लुप्त कहाँ होती है, और उसके अलावा अन्य अन्य विशेष बातें आपके सामने रही। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाइए, उससे पहले कुछ देखिए, एक बिंदु समझिए। देखिए, एक झील है जिसका नाम है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील के अंदर एक तो आपके उत्तर दिशा से आकर एक नदी विलय होती है, और एक आपके दक्षिण दिशा से आकर विलय होती है। इसका नाम तो है आपके मेंथा या मेंढा नदी, और इसका नाम है रूपनगढ़ नदी। तो अब हम दो ऐसी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां पढ़ने जा रहे हैं जो इस सांबर झील के अंदर एक तो उत्तर दिशा से विलय होती है आकर, और एक दक्षिण दिशा से विलय होती है। उत्तर से और दक्षिण से आकर विलय होती है। इसमें नंबर 1 हेडिंग लगाइए, मेंथा नदी। मेंथा नदी, इस मेंथा नदी में लिखिएगा अन्य नाम, और अन्य नाम में है मेंढा नदी। मेंथा नदी का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, मेंढा नदी। ठीक है। दूसरी बात, इस नदी के उद्गम स्थल की जब हम बात करते हैं तो देखिए, इसका जो उद्गम है वो यहां से होता है। यहां पर जो है वो है आपके मनोहरपुरा की पहाड़ियां, और मनोहरपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो आपके कहां पर है? जयपुर में। तो उद्गम जो है वो आप लिखिएगा मनोहरपुरा पहाड़ियां, और मनोहरपुरा जो पहाड़ियां हैं ये है आपके कहां पर? जयपुर में। अब आप मैप में भी देखेंगे ना, तो भी आप देखेंगे कि जयपुर, जयपुर के बाद में ये नदी जाया करती थी नागौर। लेकिन आपको पता है कि नागौर 2 जिलों में टूट गया, डीडवाना और कुचामन। हालांकि अभी भी जिलों का सीमांकन जो है वो जुलाई 2025 में होगा। इसीलिए यदि क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनर अभी तक बनाना चाहेगा, तो वो यही लिखेगा कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या है। तो आप कहेंगे सर जयपुर से निकली और फिर ये नागौर, नागौर के अंदर हो सकता है कि वो नवीनतम जिले से यदि बात करेगा तो जिला आ जाएगा डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन जिले से होते हुए ये वापस उत्तर दिशा से आकर किसमें विलय होती है? सांबर में। और आप सब जानते हैं कि सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। आप कहेंगे सर फिर ये तो ऐसी नदी है जो जयपुर से निकली, नागौर गई और वापस जयपुर आकर खत्म हो गई। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, यही तो है। तो परवा क्षेत्र में अभी आपको बता ही दिया है कि जुलाई 2025 में सीमांकन होगा, उसके बाद में पता चलेगा किस प्रकार से क्या। लेकिन आपको भी पता है अभी तक जो एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 33 के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो उद्गम, प्रवाह क्षेत्र, फिर लिख लीजिएगा लुप्त। लुप्त होती है ये सांबर झील उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से क्या होती है? लुप्त होती है। ठीक है। अब इसके किनारे, तो आप कहेंगे किनारे है लूणवा के जैन मंदिर, लूणवा के जैन मंदिर, जो कि कौन से जिले में है? डीडवाना कुचामन जिला। ठीक है, ये हुई आपकी किसकी? मेंथा नदी की बात। यहीं पर हम पास में ही लिख लेते हैं रूपनगढ़ नदी। इसके अन्य नाम के बारे में कुछ नहीं है। इसका उद्गम जो है वो आप लिख लीजिए अजमेर जिला, सलेमाबाद। ठीक है। प्रवाह की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर अजमेर से निकली और फिर ये डायरेक्ट जयपुर, सांबर में आकर तो विलय होती है। लुप्त कहां होती है ये? सांबर झील में। कहां से? दक्षिण दिशा से, याद रखिएगा। और इसके जो किनारे हैं वो सलेमाबाद, सलेमाबाद जो कि कहां पर है? अजमेर के अंदर। और याद रखिएगा सलेमाबाद आप सब जानते ही हैं निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निम्बार्क
संप्रदाय की प्रमुख पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है, उतारी। तो ये आपके मेंथा नदी भी हो गई और साथ में रूपनगढ़ नदी भी हो गई। ठीक है, लिख लिया। तो ये आपके सामने मेंथा नदी की बात हुई और ये आपके सामने रूपनगढ़ नदी की बात हुई। ठीक है, दोनों अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा आप नेक्स्ट, दरियवती नदी। अब दरियवती नदी की हम बात करते हैं ना, तो ये आपके जिस प्रकार से लोकेशन में है वो मैं आपके सामने बना देता हूं। देखिए, ये स्थान है आपके नाहरगढ़, नाहरगढ़ से शुरू है और जमुआ रामगढ़ तक है। नाहरगढ़ से लेकर जमुआ रामगढ़ तक, और दोनों स्थान आपको पता है कहां पर है, जयपुर में। मतलब इस नदी की जो लोकेशन है वो जयपुर में है। और वास्तव में देखें तो ये नदी नहीं है, ये एक नाला है जिसका नाम है अमानी शाह का नाला। नाला है ये। बारिश के दिनों में क्या होता है कि ये जो नाला है ये नदी का रूप ले लेता है। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि ये जो दरियावती नदी है ये एक आंतरिक अपोहा तंत्र का भाग है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं तो लिख लीजिएगा। उद्गम लिखिएगा सबसे पहले, अन्य नाम कोई नहीं है, अन्य नाम में लेके लिख लेंगे आप कहेंगे तो, वो है अमानी शाह का नाला ही। अन्य नाम में लिखिएगा अमानी शाह का नाला। ठीक है, उद्गम की बात करेंगे तो वो है आपके नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो है वो जयपुर में है। अच्छा, प्रवाहित क्षेत्र की भी बात करेंगे तो भी याद रखिएगा जयपुर है ये लुप्त जहां जाकर होता है वो है स्थान आपके जमुआ रामगढ़। और ये जो जमुआ रामगढ़ है ये भी आपके कहां पर है, जयपुर में है। ठीक है, कहां पर है, जयपुर के अंदर। ठीक है, इसी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कानोता बांध। कानोता बांध कहां पर है, कानोता स्थान है ना जयपुर, यहीं पर है ये। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। जयपुर का नाला जो बरसात में नदी का रूप लेता है, ये है आपके दरियावती नदी। लेकिन अभी सरकार ने हाल ही में कहा है कि इस अमानी शाह के नाले को साबरमती नदी की तर्ज पर पर्यटकों के लिए विकसित करेंगे, पर्यटकों के लिए विकसित करेंगे। तो हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, पर्यटकों के लिए विकसित करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ नहीं, जयपुर में इसके अलावा और भी बांध हैं, अगर आपको आखिर में नोट करके लिख लीजिएगा। इस पर तो नहीं है लेकिन नोट करके लिखिएगा। जयपुर जिले के बांध,
जयपुर जिले के बांध कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले ये लिखिएगा आप ना। ठीक है, जयपुर जिले के अन्य बांध में आप लिख लीजिएगा, नेवटा बांध, रामगढ़ बांध, कानोता बांध, चांदलाई बांध, वे सागर बांध। ये जयपुर के कुछ बांध हैं, ये लिख लीजिएगा। और फिर ये आपकी कंप्लीट हो जाती है कौन सी, आंतरिक अपोहा तंत्र की जो जो नदियां हैं वो सब कुछ। आप 4.0 जो बुक है उसका सोल्यूशन करवाएंगे बिल्कुल यूट्यूब पर, लेकिन अभी नहीं है ना, मई के अंदर इसकी शुरुआत करेंगे। लिख लिया ना, कंप्लीट। लिख लिया, चलिए। वीडियो डाउनलोड कर रखा है लेकिन क्वालिटी नहीं। अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, मुझे इसका खुद को भी जानकारी नहीं है ना। जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप कॉल करेंगे तो आपकी वो हेल्प करेंगे। लिख लिया, तो लिखते ही आपके सामने यहाँ पर जो भाग हम पढ़ रहे थे, आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियां, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए, अरब सागर का अपोहा तंत्र या अरब सागरीय अपोहा तंत्र। अरब सागरीय अपोहा तंत्र। अरब सागरीय जो अपोहा तंत्र है उसकी हम बात करते हैं तो ये था कि ऐसी नदियां, ऐसी नदियां जो अपना जल, ऐसी नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में गिराती है, वो जो नदियां हैं वो कौन सी है, याद रखिएगा, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। कौन सा, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। ठीक है, ये जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, याद रखिएगा, अरावली के पश्चिमी भाग का, अरावली के
पश्चिमी भाग का जो अपवाह तंत्र है वो यही है जिसका नाम है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। याद रखिएगा ये जो अरब सागर है इसके दो भाग हैं, दो भाग हैं। अरब सागर का जो ऊपरी भाग है उसे तो आप कहते हैं कच्छ का रण, और अरब सागर का निचला भाग जो है उसे आप क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। ऊपरी भाग कच्छ का रण है और निचला भाग जो है वो आपकी क्या है, खंबात की खाड़ी। याद रखिएगा, ठीक है। कच्छ के रण में आकर विलय होने वाली जो दो नदियां हम पढ़ेंगे उसमें एक तो पढ़ेंगे आप लूणी नदी, और एक जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पश्चिम बनास, पश्चिम बनास नदी। खंबात की खाड़ी में आकर विलय होने वाली जो दो नदियां हैं उसमें एक का नाम है माही नदी और एक का नाम है साबरमती नदी। याद रखिएगा, एक है आपके कौन सी, पश्चिम नदी मतलब पश्चिम बनास नदी, और एक जो है वह है लूणी नदी, एक माही नदी और एक साबरमती नदी। याद रखिएगा, ठीक है। उतारी सर खारी और खंडेला उसके बारे में कोई बात है भी नहीं ना, केवल उतना याद रखना है कि वो सांबर झील में जाकर गिरती है, जो कि सांबर झील पढ़ेंगे उसमें मैं लिखूंगा। बाकी उन नदियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ना। तो इनमें से आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, जिस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपके लूणी नदी। सबसे पहले इनमें से आप हेडिंग लगा लीजिएगा लूणी नदी। लिख लिया, चलिए आगे। और इसमें आप सबसे पहले जिस नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग लगा लीजिएगा लूणी नदी। लूणी नदी, लूणी नदी के बारे में लिखिए। लूणी नदी जो है सबसे पहले लिखिएगा इसके अन्य नाम, लूणी नदी के अन्य नाम क्या क्या होते हैं वो सब कुछ देखिए। सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा ये जो लूणी है इसका जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो था आपके लवणवती। लवणवती नदी, क्या नाम है इसका, लवणवती नदी, ठीक है। अन्य नाम के अंदर क्या क्या होता है तो वो सब कुछ हम पढ़ते हैं। पहले प्राचीन नाम लिखा, अन्य नाम के अंदर इसे बोलते हैं मरुदवर्धा, क्योंकि इसका जो बहाव है वो अभी हम देखेंगे मरुस्थल में है, तो इसे मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। याद रखिएगा, मरुस्थल की गंगा, ठीक है। इसे आप आदि मीठी और आदि खारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सारी अभी डायग्राम बना के आपके सामने लोकेशन दर्शाएंगे। इसका जो प्रारंभिक नाम है वो नाम है सागरमती।
इसका जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है? सागरमती, याद रखिएगा। ठीक है। कालिदास ने लूणी नदी को अंतसलीला बताया। तो लूणी नदी का प्राचीन नाम लवणवती है, अन्य नाम क्या है, इसका प्रारंभिक नाम क्या है, और कालिदास ने इस नदी को क्या कहा है। ठीक है। ये तो आप इस नदी को अन्य अन्य जिन जिन नामों से जान सकते हैं वो सारी चर्चा हुई। अब इसकी लोकेशन बताएंगे कि ये इनके नाम जो है वो इस प्रकार से क्यों। देखो, देखिएगा, एक पहाड़ी है ये, जिसका नाम है आपकी नाग पहाड़। नाग पहाड़, और ये जो नाग पहाड़ है ये आपके कहां पर है? अजमेर में। नाग पहाड़ जो है वो कहां पर है? अजमेर में। एक आपके पुष्कर की पहाड़ियां, और पुष्कर की पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में। नाग पहाड़ अजमेर में, पुष्कर की पहाड़ी भी कहां पर है? अजमेर में। याद रखिएगा, ये जो नाग पहाड़ है, इस नाग पहाड़ से जो धारा निकलती है इसका नाम है सागरमती, और एक धारा जो है वो आपके पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है और इसका नाम क्या है? सरस्वती। तो एक सागरमती और एक सरस्वती, ये दोनों जो जलधाराएं हैं ये जहां पर मिलती है वो स्थान है गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ भी कहां पर है? अजमेर में। और ये दोनों जलधाराएं जहां पर मिलती है गोविंदगढ़ में, उसके बाद में ये जो नदी है ये क्या बनती है? लूणी नदी, जो इस प्रकार आपके यहां पर बहते बहते जहां जाकर समाप्त होती है वो है आपकी कच्छ कारण। यहां जाकर क्या होती है? ये समाप्त होती है। यानी कि ये जो लूणी नदी है इसका उद्गम जिस जिले से हुआ है वो है अजमेर। अजमेर के बाद में ये चलती है आपके नागौर, इधर से फिर ब्यावर आ जाता है वापस, फिर आ जाता है आपके इधर। हालांकि 33 जिलों के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। जुलाई 2025 तक जब सीमा का नहीं हो जाता तब तक चांस यही है कि इसी प्रकार से आएगा कि अजमेर से निकली नागौर, फिर ये ब्यावर 41 के अकॉर्डिंग, फिर ये जोधपुर, फिर ये चली आपके कहां पर? बालोतरा। बालोतरा से ये आगे आ जाती है बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में फिर ये जालोर, और जालोर के बाद में ये आपके इस प्रकार से कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है? गुजरात से कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, बस। तो इस प्रकार से ये इसका क्या है? बहाव है। अजमेर, अजमेर टू नागौर, नागौर टू ब्यावर, ब्यावर टू जोधपुर, जोधपुर टू बालोतरा, बालोतरा टू बाड़मेर, बाड़मेर टू जालोर। पहले केवल इतना ही था, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ये। ठीक है। अब ये इस प्रकार से है आपके सामने। अजमेर, अजमेर से चलेगी नागौर, नागौर से चलेगी आपकी ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, फिर बाड़मेर और फिर जालोर। आप कहेंगे सर पाली नहीं है क्या? पाली के साथ ये तटवर्ती सीमा बनाते हुए निकलती है यहां से। यहां पर ये जो एरिया है ना, ये पाली के साथ तटवर्ती सीमा बनाते हुए, तो ये इस प्रकार से आपके सामने इसकी लोकेशन रही। आपने ये लिख लिया क्या? प्राचीन नाम लिख लिया क्या सबने? अन्य नाम लिख लिया है क्या सबने? प्रारंभिक नाम लिख लिया है क्या? कालिदास ने इसे क्या कहा ये भी लिख लिया है। ये आपके सामने इसके डायग्राम लोकेशन रही। इस लोकेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा। सबसे पहले उद्गम, इसके उद्गम की हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहां पर ये रहा कि इसका प्रारंभिक नाम सागरमती है, और सागरमती का उद्गम कहां से है? नागपहाड़ से। इसका मतलब लूणी नदी का उद्गम जो होगा वो कहां से होगा? याद रखिएगा, नागपहाड़ से। और नागपहाड़ कहां पर है? अजमेर में। फिर उसके बाद में लिखिएगा प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र के अंदर लिखिएगा अजमेर, नागौर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर,
बालोतरा, बाड़मेर, जालोर। और जब ये प्रवाहित होती है तो पाली के साथ तटवर्ती सीमा बनाते हुए, पाली के साथ तटवर्ती सीमा। अब पाली में बहती है कि नहीं बहती है ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। पाली के साथ तटवर्ती सीमा बनाते हुए चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जाकर जहां समाप्त होती है वो है आपके क्या, कच्छ कारण। कहां पर जाकर समाप्त होती है, कच्छ कारण। तो मतलब वहां से निकली और यहां पर आकर क्या, 495 किलोमीटर है कुल लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान में जो लंबाई है 330 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बार छोटी सा परिचय सा हो चुका है हमारा कि आपके सामने ये जो नदी है ये लूनी है, कहां से निकली, कहां प्रवाहित होती है, कहां जाकर समाप्त होती है, उसकी कुल लंबाई क्या है और राजस्थान में लंबाई क्या है। बातें अभी और भी है बहुत सारी लूनी के बारे में, कि लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है ये तो लिख लिया, प्रवाह क्षेत्र भी लिख लिया, समाप्ति भी लिख लिया, कुल लंबाई, राजस्थान में लंबाई। अब हमें इस नदी की कुछ और विशेषताएं लिखनी है, तो एक बार ये लिखिए फिर हम अगला बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया क्या? तो ये हमारा इस नदी को लेकर एक छोटा सा परिचय सा जो होता है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। लूणी नदी का प्राचीन नाम, अन्य नाम, प्रारंभिक नाम, कालिदास ने क्या कहा इसे, और उसके बाद में फिर यहां से इसका क्या हो गया, उद्गम हो गया। ये इसका पूरा जो है वो क्या हो गया, प्रवाह क्षेत्र हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, समाप्ति स्थल। फिर इसकी कुल लंबाई और फिर राज्य में लंबाई। सब कुछ बातें जो है वो क्या है, कंप्लीट, ठीक है। चलिए फिर, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा है वो हम करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। धन्यवाद।